नमस्ते बच्चों। आज हम अलंकार चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलंकार शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस हैं गहना, आभूषण, श्रृंगार या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों, क्योंकि यहाँ पर गहना, आभूषण और श्रृंगार ये तीनों ही सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं और अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। प्रश्न नंबर 2 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अलंकार, संधि, मुहावरे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अलंकार। प्रश्न नंबर 3 है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं 2, 6, 8 या 7। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का भेद है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं इसके। शब्दालंकार, अर्थालंकार, एक व दो दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तथा दो दोनों, क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार के 2 ही भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जहाँ कुछ विशेष वर्णों एवं शब्दों के प्रयोग से कविता के सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों विशेष वर्णों एवं शब्दों के प्रयोग से, तो यहाँ पर आ जाएगा शब्दालंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर शब्दों के अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ होता है। ऑप्शंस हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार, एक व दो दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अर्थालंकार। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। ऑप्शंस हैं 4, 6, 3 या 2। बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3। शब्दालंकार के प्रमुख 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शब्दालंकार का भेद है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों ही शब्दालंकार हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अनुप्रास शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। समान वर्णों की पुनरावृत्ति, समान अक्षरों की पुनरावृत्ति, समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं इसको। समान वर्णों की, यहाँ पर वर्ण, दूसरे ऑप्शन में अक्षर और तीसरे में ध्वनि, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं बच्चों। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। ऑप्शंस हैं 4, 6, 5 या 3। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, छेकानुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, 2 बार, अनेक बार, 3 बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आता है, इसलिए उसको छेकानुप्रास बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 बार। प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ पर एक ही समान वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर बच्चों 2 से अधिक बार, 2 से ज़्यादा बार, 2 बार आता है तब उसको छेकानुप्रास कहा जाता है। और यदि 2 से भी अधिक बार वहाँ पर कोई वर्ण की आवृत्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या लाटानुप्रास।
तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। प्रश्न नंबर 13 पढ़ लेते हैं। जहाँ पर समान अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अनुप्रास होता है बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है। समान अर्थ वाले वर्ण अगर बार बार आते हैं, सॉरी यहाँ वर्ण की जगह शब्द हो जाएगा बच्चों, जहाँ समान अर्थ वाले शब्द अगर बार बार आ रहे हैं तब वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में बच्चों समान अर्थ में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। प्रश्न नंबर 14 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या अंत्यानुप्रास। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जहाँ अंत में तुक मिलता हो वहाँ अलंकार होता है। बच्चों तुकांत शब्द इसमें आते हैं, तो इस अलंकार को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों तुकांत शब्द जहाँ पर आते हैं, जो लास्ट में जब शब्द मैच करते हैं तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी कि शब्द 1 से अधिक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होना चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 17 है, यमक अलंकार में होती है। कौन सी कंडीशन इनमें से होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्ण आवृत्ति यानी वर्णों का 1 से अधिक बार आना, समान अर्थ में शब्दावृत्ति यानी शब्द का अर्थ वही रहेगा और शब्द 1 से अधिक बार आएगा, भिन्न भिन्न अर्थ में शब्दावृत्ति यानी कि शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 भिन्न भिन्न अर्थ में शब्दावृत्ति, यानी कि शब्द 1 से ज़्यादा बार आएगा पर हर बार उसका अर्थ अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। श्लेष अलंकार में होता है। इसमें से कौन सी कंडीशन श्लेष अलंकार में फॉलो होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। शब्द आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न अर्थ, यानी कि शब्द 1 से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। वर्ण आवृत्ति यानी कि अक्षर बार बार रिपीट होंगे। शब्द आवृत्ति के बिना ही अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी कि शब्द 1 ही बार आएगा पर उसके अर्थ 1 से अधिक बार होंगे, 1 से अधिक अर्थ उस शब्द के होंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 शब्द आवृत्ति के बिना ही अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द 1 ही बार आएगा पर फिर भी उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। जहाँ किसी काव्य में शब्द 1 ही बार आए किंतु उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है। ऑप्शंस है शब्दालंकार, अर्थालंकार, 1 और 2 दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थालंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में शब्दों के अर्थ से सुंदरता आती है, इसलिए यह अर्थालंकार का एक भेद है। प्रश्न नंबर 21 पढ़ते हैं। उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें अलंकार बदला हुआ है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके शब्दालंकार, अर्थालंकार, 1 तथा 2 दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों
उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, यानी कि दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो अर्थ में तुलना होती है, इसलिए यहाँ पर भी अर्थालंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 4, 3 या 7। तो उपमा अलंकार के अंग यानी कि पार्ट्स कितने होते हैं? तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4, यानी कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। और वही 4 अंग हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा नंबर 4 हो जाएगा वाचक शब्द। प्रश्न नंबर 23, उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं 2, 4, 6 या 3। तो बच्चों भेद और अंग में अंतर होता है। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कितने अंग होते हैं और अब हमें उसका भेद यानी कि टाइप्स बताने हैं। तो कितने भेद होते हैं? तो राइट ऑप्शन, पहले इसके सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2, 4 या 6 या 3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 24, उपमा शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस देख लेते हैं तुलना, दक्षिण भारत का व्यंजन, आलोचना या व्यंग्य करना। तो बच्चों दक्षिण भारत के एक व्यंजन का नाम भी उपमा ही होता है, लेकिन साहित्य में उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25, जिस वस्तु या व्यक्ति की अन्य से समानता या तुलना की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। तो बच्चों जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसको हम कहते हैं उपमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26, जिस व्यक्ति या वस्तु से किसी की समानता या तुलना की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। तो बच्चों जिससे तुलना की जाती है उसको कहा जाता है उपमान, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, जिस गुण के आधार पर उपमेय तथा उपमान की तुलना की जाती है वह कहलाता है, यानी कि जिस क्वालिटी को लेकर हम दोनों चीज़ों का, दोनों व्यक्तियों का कंपैरिजन कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं साधारण धर्म, राष्ट्रीय धर्म, 1 और 2 दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उसको साधारण धर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, उपमा अलंकार का वाचक शब्द नहीं है। बच्चों उपमा अलंकार में वाचक शब्द आते हैं जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के अंदर प्रयुक्त होने वाला वाचक शब्द नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं सा, सी, मनु या सम। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मनु, क्योंकि मनु उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है या उपमा अलंकार का वाचक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि जो वाचक शब्द उपमा अलंकार का है उसको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं मनु, मनहु, मानो या सरिस। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सरिस, क्योंकि सरिस का अर्थ होता है समान। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, उपमा के उदाहरण में उपमा के चारों भाग सम्मिलित होते हैं वह कहलाता है, यानी कि उपमा के अभी हमने पढ़े थे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर यदि उपमा के एक उदाहरण में चारों उसके अंग हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, मालोपमा या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पूर्णोपमा। जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंग यानी कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों ही अंग जिस वाक्य में पूरे होते हैं वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है।
क्वेश्चन नंबर 31, जिस काव्य में एक उपमेय की तुलना कई उपमानों के साथ की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शंस हैं मालोपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जहाँ पर एक उपमेय की तुलना कई उपमानों के साथ की जाती है वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उपमा के जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो वहाँ होता है, यानी कि उपमा के 4 अंग होते हैं जिनमें से कोई एक अंग वहाँ पर कम होगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं, पूर्णोपमा, मालोपमा या लुप्तोपमा। तो बच्चों, लुप्त होना यानी कि गायब होना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रूपक अलंकार में होता है, इनमें से कौन सी सिचुएशन रूपक अलंकार में फॉलो होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, उपमेय से उपमान की तुलना, जो तुलना यानी कंपैरिजन, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कि रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का संस्कृत में सूत्र होता है संभावनम अथो उत्प्रेक्षा, यानी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, उत्प्रेक्षा अलंकार में किस वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है? बच्चों, प्रश्न करते समय आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं या है इसको बहुत ध्यान से समझना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जानो, जनहु, सम या मनु। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सम। सम का अर्थ होता है समान, जबकि जानो, जनहु और मनु का अर्थ होता है जानना या मानना। क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ मानवेतर प्राणियों यानी कि मानव से अलग अन्य प्राणियों या जड़ पदार्थों में, जड़ पदार्थ यानी निर्जीव पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। हमें बताना है बच्चों, जहाँ पर मानव से अलग अन्य प्राणियों में या निर्जीव वस्तुओं में मानव के भावनाओं का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण शब्द का अर्थ है मानव बना देना। तो जहाँ पर हम निर्जीव वस्तुओं में मानव जैसे व्यवहार की कल्पना करने लगते हैं या अन्य प्राणियों में मानव जैसे व्यवहार की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 37, अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, इनमें से कौन सा गुण होता है अतिशयोक्ति अलंकार का? ऑप्शंस पढ़ते हैं, किसी के गुण का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, उपमेय की उपमान के साथ साधारण धर्म में तुलना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, किसी के गुण को गुणों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप ये रूपक अलंकार की पहचान है और उपमेय की उपमान के साथ साधारण धर्म में तुलना यह उपमा अलंकार की पहचान है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति कहा जाता है बच्चों डायलॉग,
किसी अन्य को कोई बात कही जाए, यानी कही किसी और से जा रही है और उसका अर्थ किसी और के लिए निकल रहा है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या उपमा अलंकार। तो बच्चों इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है यानी कि अन्य से, किसी अन्य से यहाँ पर बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अन्योक्ति अलंकार। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, यानी कि कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है जो मानवीकरण से संबंधित है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाई। ऑप्शन नंबर 2 है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ऑप्शन नंबर 4 आए महंत वसंत। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, आए महंत वसंत, क्योंकि यहाँ पर वसंत को महंत जो साधु होते हैं उनकी संज्ञा दी गई है, महंत मान लिया गया है वसंत को, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 40। कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मन का और मन का ये दोनों शब्द समान हैं, 2 बार आए हैं, लेकिन इसको अर्थ समझने पर हमें पता चलता है इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है मोती और दूसरे का मन का अर्थ है मन का, यानी कि मन से रिलेटेड, मन से संबंधित। इसलिए यहाँ पर क्योंकि इनका दोनों का अर्थ अलग है, शब्द 2 बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। श्लेष शब्द का अर्थ है। बच्चों श्लेष जो शब्द है, श्लेष अलंकार में जो श्लेष शब्द है उसका अर्थ हमें बताना है। तुलना, तोलना, अलग होना या चिपकना। तो बच्चों राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4, चिपकना। क्वेश्चन नंबर 42। सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुबरन, सुबरन जो शब्द है इसके यहाँ पर 3 अर्थ होते हैं। कवि के अर्थ में है सुंदरता, व्यभिचारी के अर्थ में है सुंदर महिला और चोर के अर्थ में है सोना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में 12 शब्द के अर्थ हैं। 12 जो शब्द आया हुआ है ये किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है हमें इसको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। जलाना और बचपन, बुढ़ापा और बचपन, बच्चा तथा बचपन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जलाना तथा बचपन। ये 12 शब्द यहाँ पर दीपक के अर्थ में अगर इसको हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है जलाना, और बच्चे के अर्थ में हम इसको पढ़ते हैं कपूत के अर्थ में, तब इसका अर्थ हो जाता है बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में अलंकार का नाम बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। बच्चों कभी कभी एक वाक्य में, एक पद में कई सारे अलंकार संभव हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको एक ही अलंकार चुनना हो तो हम सबसे ज़्यादा जो सुटेबल है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी अलंकार है उसका नाम बताते हैं, और हमेशा शब्दालंकार से ज़्यादा अधिक प्रभाव अर्थालंकार का होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सरिस शब्द आया है जो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। उपरोक्त पंक्ति में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है। ऑप्शंस हैं पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जहाँ पर एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना की जाती है वहाँ पर होता है मालोपमा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पड़ी थी बिजली सी विकराल, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? ऑप्शंस हैं मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, बिजली सी यानी कि बिजली सी, यहाँ पर बिजली है उपमेय, सी वाचक शब्द है, विकराल जो है वह है साधारण धर्म, लेकिन यहाँ पर उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है उसका वर्णन नहीं किया गया है, इस कारण यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बच्चों। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में अलंकार का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर राम को ही रतन मान लिया गया है। दोनों में भेद रहित आरोप है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, रतिसम रमणीय मूर्ति राधा की, को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, या चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ पर बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 चरण कमल बंदौ हरिराई, जिसका अर्थ है मैं ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर चरण को ही कमल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 49, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शंस हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 50, मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शंस देख लेते हैं यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जनु शब्द आया है जो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं प्रेम सलिल से द्वेष का सारा महल बह जाएगा, उलझा है चंचल मन कुरंग, या विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और चौथा है बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। तो बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाण लगने से पहले ही शत्रु के गिर जाने का वर्णन है जो बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण चुनिए, यानी कि इनमें से हमें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है भानुवंश राकेश, माया दीपक नर पतंग, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, या नयन तेरे मीन से हैं। तो बच्चों अनुप्रास अलंकार में वर्ण आवृत्ति होती है, यानी एक ही अक्षर एक से अधिक बार आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे सारे ही अक्षर माँ शब्द से शुरू हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास का भी भेद वृत्त्यानुप्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, इस पद्य में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों ऑप्शंस देख लेते हैं रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार व अनुप्रास अलंकार दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रूपक तथा अनुप्रास दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्षितिज अटारी, क्षितिज को ही अटारी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और दामिनी दमकी में द वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पद्य में अलंकार है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों, मानवीकरण तथा अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार तथा यमक अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार। देखिए पीपर पात, यहाँ पे पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और सरिस जो वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। इस पद्य में उपमा तथा अनुप्रास दोनों ही अलंकार संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 56। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण है। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। ऑप्शन नंबर 2 है पीपर पात सरिस मंडोला, और 3 नवमंडल छाया मरुस्थल सा, या ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त तीनों। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। दीप शिखा सी, यहाँ पर सी उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। दूसरे उदाहरण में सरिस भी उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, और तीसरे में सा भी उपमा अलंकार का ही वाचक शब्द है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, क्योंकि ये तीनों ही उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में यह एक अर्थालंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यह अर्थ से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 59। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, निम्नलिखित पद्य में किस वर्ण की आवृत्ति है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस देख लेते हैं। तर, त, र या न। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, त। यहाँ पर त वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 60। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार, इस पद्य में अलंकार का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर कलियों के माध्यम से समाज को सीख दी जा रही है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 61। काव्य की एक ही पंक्ति में अर्थालंकार तथा शब्दालंकार दोनों संभव हैं। तो बच्चों इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण हम अभी पढ़ भी चुके हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, नहीं, पता नहीं या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, हाँ। एक ही पंक्ति में अर्थालंकार तथा शब्दालंकार दोनों ही आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एक ही पंक्ति में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 2 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों ये तीनों ही कंडीशन संभव हैं। एक पंक्ति में 2 शब्दालंकार भी हो सकते हैं, 2 अर्थालंकार भी हो सकते हैं, तथा शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का होना भी संभव है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। कूके लगी कोयलें कदम बन पे बैठी फेरी, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है।
प्रश्न नंबर 64, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। प्रस्तुत पद्य में अलंकार है, हमें अलंकार का नाम बताना है बच्चों। ऑप्शंस हैं उत्प्रेक्ष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है, तारे और तारे, तो और इसके अर्थ भी अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक तारे का अर्थ है स्टार्स, जो आसमान में तारे होते हैं, और दूसरे तारे का अर्थ है तारना, यानी कि उद्धार कर देना। क्वेश्चन नंबर 65, रघुपति राघव राजा राम। उपरोक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? तो बच्चों ऑप्शंस देख लेते हैं, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो बच्चों जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यह पद्य अनुप्रास के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शंस देख लेते हैं, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो बच्चों जब पूरी की पूरी पंक्ति 1-2 शब्द को छोड़कर पूरी की पूरी पंक्ति या बहुत सारे शब्द जब एक साथ रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर ता पाए बौराए। इस दोहे में कनक कनक शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों, सोना धतूरा, नंबर 2 है सोना और सोना, नंबर 3 है धतूरा और धतूरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सोना तथा धतूरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस पद्य में अलंकार है। ऑप्शंस हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर लता के अंदर एक नायिका का आरोप किया गया है, नायिका जैसे गुण के रूप में उसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में वाचक शब्द नहीं होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रूपक अलंकार, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, इसलिए इसमें कोई भी वाचक शब्द प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, मानो झूम रहे हों तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इस पद्य में अलंकार है। ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर आया है मानो, सबसे स्टार्टिंग में जो पहला शब्द है ये उत्प्रेक्ष अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अलंकार से संभवतः जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में रखा गया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।